नमस्कार साथियों, पथिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अध्याय 12 की क्लास हम कर रहे थे। आज की क्लास की शुरुआत धारा 246 से करेंगे। धारा 246 में खतरनाक खुदाई के बारे में बताया गया है। इस धारा को निम्न पॉइंट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इस धारा में बताया गया है किसी खान की खुदाई या किसी स्थान पर जमीन से पत्थर निकालना या अन्य पदार्थ हटाने से पड़ोस में रहने वाले को कोई खतरा है अथवा न्यूसेंस पैदा करता है तो नगर पालिका उक्त खान या स्थान के स्वामी या कार्य करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से खुदाई या कार्य रोकने की अपेक्षा कर सकेगी और खतरे के निवारण और न्यूसेंस को कम करने का निर्देश दे सकेगी। अब इस पॉइंट का अर्थ आप इस प्रकार समझिए कि मान लीजिए किसी खान में खनन का कार्य चल रहा है और खुदाई इत्यादि का कार्य हो रहा है, या हो सकता है किसी स्थान पर खुदाई की जा रही है, जमीन से पत्थर इत्यादि निकाला जा रहा है। तो ऐसे कार्य में वहां पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का खतरा होता है या फिर न्यूसेंस पैदा होता है, अर्थात लोक बाधा उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका उस खान या स्थान के स्वामी से यह अपेक्षा करेगी कि वह उस कार्य को बंद कर दे, अथवा उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि जो खतरा उत्पन्न हो रहा है वह व्यक्ति या वह स्वामी उस खतरे का निवारण करे और न्यूसेंस अर्थात लोक बाधा को कम करने का प्रयास करे। अब आगे दिया गया है, परंतु यदि ऐसी खान राज्य सरकार में निहित हो या खुदाई राज्य सरकार द्वारा या उसकी अनुज्ञा से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हो तो नगर पालिका कार्यवाही नहीं करेगी जब तक राज्य सरकार सम्मति ना दे। तो इसका अर्थ भी यही हो जाएगा कि मान लीजिए कहीं खान पर खनन का कार्य चल रहा है और वह राज्य सरकार में निहित है, या किसी स्थान पर खुदाई इत्यादि का कार्य चल रहा है और वह स्थान राज्य सरकार में निहित है, तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका कोई कार्यवाही नहीं करेगी। उस कार्यवाही करने से पहले उसे राज्य सरकार से सम्मति अर्थात परमिशन लेनी पड़ेगी। आगे दिया गया है, आसन्न संकट हो तो नगर पालिका पाड़ या बाड़ लगवाएगी, खर्चा स्वामी द्वारा संदत्त किया जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि अगर नगर पालिका को लगे कि इस मामले में खतरा आसन्न है, अर्थात हो सकता है कुछ ही दिनों में दुर्घटना घट जाए या नगर पालिका को ऐसा प्रतीत हो कि कोई भी दुर्घटना घट सकती है, तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका पाड़ या बाड़ लगवाएगी और पाड़ या बाड़ लगवाने का जो भी खर्चा होगा वह उस व्यक्ति द्वारा या स्वामी द्वारा संदत्त किया जाएगा। तो यह धारा 246 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूं यह धारा आपको समझ में आई होगी। अगली धारा है धारा 247, जिसमें परिसरों का अनुज्ञप्ति के बिना पशु रखने या मुर्गी पालन के लिए उपयोग में नहीं लिए जाने के बारे में बताया गया है। इस धारा में बताया गया है, कोई भी व्यक्ति किसी भूमि या परिसर का ढोर, घोड़ा, सूअर, कुत्ता या अन्य चौपाया पशुओं को रखने या मुर्गी पालन या किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नगर पालिका द्वारा ऐसी फीस का संदाय करने पर जो नगर पालिका द्वारा अवधारित हो तथा मंजूर की गई अनुज्ञप्ति की निबंधनों के बिना उपयोग नहीं करेगा, परंतु नगर पालिका लिखित आदेश द्वारा पशु पक्षियों का कोई वर्ग बनाकर छूट प्रदान कर सकेगी। अब इस धारा का अर्थ समझें तो इस धारा में यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भूमि या परिसर का उपयोग पशुपालन अर्थात जो चौपाया पशु हैं, चार पैर वाले पशु हैं, उनके पालन करने के लिए, उनको रखने के लिए, मुर्गी पालन के लिए या अन्य किसी प्रयोजन के लिए जब तक उपयोग नहीं कर सकता है उस भूमि और परिसर का, जब तक वह नगर पालिका को फीस का संदाय ना कर दे, और वह फीस नगर पालिका के द्वारा अवधारित की जाएगी। अर्थात उस फीस का जो निर्धारण होगा कि कितनी फीस ली जाए वह नगर पालिका के द्वारा किया जाएगा। और आगे इस धारा में दिया गया है कि जब तक मंजूरी की अनुज्ञप्ति प्राप्त न हो जाए, अर्थात जब नगर पालिका मंजूरी दे देगी और जो मंजूरी दी गई है उसकी जो आवश्यक शर्तें हैं उसके अनुसार ही व्यक्ति भूमि और परिसर का उपयोग कर सकता है। आगे इसमें अंतिम लाइन यह दी गई है कि नगर पालिका यदि चाहे तो लिखित आदेश के द्वारा पशु और पक्षियों का कोई वर्ग बना सकती है और उस वर्ग को इस धारा के अधीन छूट प्रदान कर सकती है। तो यह धारा 247 के अंदर दिया गया है। अगली धारा है धारा 248, जिसके अंदर कतिपय पशुओं या पक्षियों का अभ्यारण्य के बारे में बताया गया है।
इस धारा में पहला पॉइंट है, यदि कोई ढोर, घोड़ा, सूअर या अन्य चौपाया पशु या पक्षी इस अध्याय के उपबंध के उल्लंघन में किसी परिसर या भूमि में रखा जाता है या किसी मार्ग पर घूमता हुआ पाया जाता है या रस्सी द्वारा बंधा हुआ पाया जाता है, और एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, या जनता के लिए उत्पात या खतरे का कारण है, तो ऐसी स्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका के किसी कर्मचारी को ऐसे पशु और पक्षी के अभिग्रहण का निर्देश दे सकेगा और नगरपालिका द्वारा नियत स्थान पर परिबद्ध करवाएगा और रखवाएगा। हटवाने, परिबद्ध करने की लागत को पशु या पक्षी के विक्रय या नीलामी द्वारा वसूलेगा। अब इस पॉइंट का अर्थ समझिए। इस पॉइंट में यह बताया गया है कि कोई भी पशु या पक्षी इस अध्याय के उपबंधों के उल्लंघन में किसी भूमि या परिसर में रखा जाता है, या हो सकता है वह सार्वजनिक मार्ग पर घूमता हुआ पाया जाए या मार्ग पर रस्सी के द्वारा बंधा हुआ हो, और हो सकता है वह जनता के लिए खतरे का कारण हो। तो ऐसी स्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका के कर्मचारियों को आदेश देकर ऐसे पशु और पक्षियों को रास्ते से हटवाएगा, उन्हें परिबद्ध करवाएगा और उन्हें ऐसे स्थान पर रखवाएगा जो नगरपालिका के द्वारा नियत किए जाएं, और उसका जो भी खर्चा होगा, अर्थात पशु को वहां से हटाने का और परिबद्ध करने का और किसी नियत स्थान पर रखने का जो भी खर्चा होगा, वह उस पशु या पक्षी को बेचकर या नीलाम कर कर वसूला जाएगा। आगे दिया गया है, परंतु अभिग्रहण के 7 दिवस के भीतर व्यक्ति अभिग्रहण, परिबद्ध करने की व्यय का संदाय तथा पशु या पक्षी के दावे के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करे तो पशु को छुड़ा सकेगा। तो इस पॉइंट का अर्थ हो जाएगा कि जिस व्यक्ति के पशु या पक्षी हैं, अर्थात जो व्यक्ति इन पशु और पक्षियों का स्वामी है जिनको अभिग्रहित किया गया है, तो वह व्यक्ति मुख्य नगरपालिका अधिकारी के समक्ष जाकर सबसे पहले तो उस खर्चे का संदाय करेगा जो नगरपालिका के द्वारा किया गया है। नगरपालिका के द्वारा जो खर्चा उस पशु को वहां से हटाने में, परिबद्ध करने में और अन्य स्थान पर रखने में जो खर्चा हुआ है, उस खर्चे का संदाय उस पशु या पक्षी के स्वामी को करना होगा, और उस स्वामी को पशु और पक्षी के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे, अर्थात उसे बताना पड़ेगा प्रूफ के द्वारा कि वह पशु और पक्षी उसी के हैं। ऐसा करने पर पशु या पक्षी को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभिग्रहण के 7 दिवस के भीतर ही उस व्यक्ति को दावा करना होगा। दूसरा पॉइंट है, पशु पक्षी को नीलाम या विक्रय द्वारा प्राप्त आगम को खर्चे काटने के बाद मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा जमा किया जाएगा। विक्रय के 90 दिन के भीतर पशु स्वामी दावा नहीं करता है तो नगरपालिका निधि में जमा होगा। अब इस पॉइंट का अर्थ आप समझिए। इसमें बताया गया है कि जिस पशु या पक्षी को अभिग्रहित किया गया है और कोई व्यक्ति 7 दिन के भीतर दावा नहीं करता है, तो नगरपालिका ऐसे पशु या पक्षी को नीलाम कर देगी या उनका विक्रय कर देगी, और उसके द्वारा जो धनराशि प्राप्त होगी, तो सबसे पहले वह धनराशि जो नगरपालिका का खर्चा हुआ है उस पशु या पक्षी को परिबद्ध करने में, हटाने में और अन्य स्थान पर रखवाने में तथा विक्रय और नीलाम करने में, तो सबसे पहले तो वह खर्चा नगरपालिका वसूल करेगी। यदि उस खर्चे को वसूल करने के बाद भी कुछ राशि शेष बच जाती है तो वह राशि मुख्य नगरपालिका अधिकारी को जमा कर दी जाएगी। यदि उस पशु या पक्षी का जो स्वामी है वह विक्रय के 90 दिन के भीतर यदि दावा करता है तो वह रकम उसको दे दी जाएगी, अन्यथा नगरपालिका निधि में जमा करा दी जाएगी। तो यह धारा 248 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूं यह धारा आपको समझ में आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। अगली धारा है धारा 249, जिसमें संक्रमित कुत्तों या पशुओं पर कार्यवाही करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। इस धारा में पहला पॉइंट है, ऐसे किसी कुत्ते या अन्य पशु जो रेबीज से ग्रसित हो या ग्रसित होने की संभावना हो या किसी ग्रसित पशु ने काटा हो तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी उनको नष्ट करा सकेगा या किसी अवधि के लिए परिसीमित करा सकेगा। इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि कोई भी कुत्ता या अन्य जानवर है जो किसी रोग से ग्रसित है या रेबीज रोग से ग्रसित है या उसके ग्रसित होने की संभावना है या किसी ग्रसित पशु के द्वारा काट लिया जाता है उसे, तो ऐसी स्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी उस कुत्ते को यदि आवश्यक हो तो नष्ट करवा सकेगा या किसी अवधि के लिए परिसीमित कर सकेगा।
इसका अर्थ यह हो जाएगा कि किसी निश्चित समय के लिए जिसका निर्धारण मुख्य नगरपालिका अधिकारी करेगा, उस अवधि के लिए उन्हें परिसीमित अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में बांध कर रखेगा या उन्हें रोक कर रखा जाएगा। अगला पॉइंट है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी लोक नोटिस द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि नोटिस में दी गई तारीख से कुत्ते जो बिना अनुज्ञप्ति अर्थात बिना लाइसेंस के हैं, मार्गों पर या अपने मालिकों या घरों के बाहर भटकते हुए पाए जाते हैं, परिसीमित किए जाएंगे और यदि आवश्यक हो तो नष्ट किए जाएंगे। तो इस पॉइंट का अर्थ भी यह हो जाएगा कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी लोक नोटिस जारी कर सकता है और यह निर्देश दे सकता है कि नोटिस में दी गई तारीख से यदि कोई कुत्ता जो बिना लाइसेंस के है या मार्गों पर भटकता हुआ पाया जाता है या जो उसका स्वामी है उसके घर से बाहर भटकता हुआ पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको परिसीमित किया जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो नष्ट भी किया जा सकता है। तो यह धारा 249 के अंदर दिया गया है। अगली धारा है धारा 250, जिसके अंदर परिसरों के भीतर पशुओं से न्यूसेंस रोकने की शक्ति के बारे में बताया गया है। इस धारा में पहला पॉइंट है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी की राय में पशु पक्षी को रखने के लिए किसी परिसर का उपयोक्ता चाहे अनुज्ञप्तिधारी हो न्यूसेंस कारित करता है तो निश्चित समय के भीतर न्यूसेंस को रोकने की अपेक्षा मुख्य नगरपालिका अधिकारी कर सकता है। अब इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति किसी परिसर में पशु और पक्षियों को रखता है और वह इसका लाइसेंस भी लेता है, यदि उसके द्वारा ऐसा करने पर किसी प्रकार का न्यूसेंस उत्पन्न होता है, लोक बाधा उत्पन्न होती है, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी उस न्यूसेंस को रोकने की अपेक्षा उस व्यक्ति से कर सकता है। अगला पॉइंट दिया गया है, यदि निश्चित कालावधि के भीतर न्यूसेंस रोका नहीं जाता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी परिसर के इस प्रकार के उपयोग को रुकवा सकेगा और स्वामी को हेतु दर्शित करने का अवसर देते हुए पशु पक्षी रखने की अनुज्ञप्ति रद्द करने का निर्देश दे सकेगा। इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि जब मुख्य नगरपालिका अधिकारी व्यक्ति से न्यूसेंस को रोकने की अपेक्षा करता है तो एक अवधि या समय सीमा देगा। उस समय सीमा के भीतर यदि न्यूसेंस को नहीं रोका जाता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा कोई अन्य प्राधिकृत अधिकारी परिसर के इस प्रकार के उपयोग को अर्थात परिसर का जो पशु और पक्षी रखने का उपयोग किया जा रहा है, इस उपयोग को रुकवा सकता है और उस व्यक्ति का पशु पक्षी रखने का जो लाइसेंस है उसको भी रद्द कर सकता है। लेकिन रद्द करने से पहले हेतु दर्शित करने का अवसर अर्थात किस कारण से लाइसेंस रद्द किया जा रहा है, यह कारण जानने का और देखने का अवसर उस व्यक्ति को, उस स्वामी को जरूर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, यदि स्वामी हेतु दर्शित नहीं करता है या न्यूसेंस का उपशमन नहीं करता है तो अनुज्ञप्ति रद्द करने के पश्चात पशु पक्षी को अभिग्रहण और नीलाम द्वारा न्यूसेंस रोका जाएगा। तीसरे पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि वह व्यक्ति या स्वामी जिसका लाइसेंस रद्द हो रहा है वह लाइसेंस रद्द होने का कारण जानने नहीं आता है या उस पर विचार नहीं करता है और जो न्यूसेंस उत्पन्न हो रहा है उसको रोकने का प्रयास नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी उसके लाइसेंस को रद्द कर देगा और रद्द करने के बाद जो पशु और पक्षी हैं उनको नीलाम द्वारा विक्रय कर देगा और इस प्रकार से न्यूसेंस को रोका जाएगा। तो यह धारा 250 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास की सभी धाराएं आपको समझ में आई होंगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को आगे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।